तथा संसद में अपने एग्जामिनेशन के रिपोर्ट को प्रस्तुत करना होता है। That means Public Account Committee has to examine the report of CAG and to present the final report before the Parliament. अर्थात लोक लेखा समिति CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक के रिपोर्ट का परीक्षण करता है। लोक लेखा समिति महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक के रिपोर्ट का परीक्षण करता है और अपनी रिपोर्ट जो है वह संसद में प्रस्तुत करता है। अब देखिए CAG जो है उसका काम क्या है, CAG का रिपोर्ट क्या है। तो CAG का रिपोर्ट जो है वह भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों के ही आय और व्यय पर वह रिपोर्ट देता है। रिपोर्ट में जो CAG का एग्जामिनेशन है वह दो महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन है। एक तो जो भी इनकम और एक्सपेंडिचर किया गया है वह लीगली अवेलेबल था, फर्स्ट, अर्थात सरकार ने जो भी आय अर्जित की है और जो भी उसने व्यय किया है वह कानूनी रूप से उपलब्ध था या नहीं, पहला जांच। दूसरा, कहीं किसी मद में, कहीं किसी सर्विस में उपलब्ध आय और व्यय से अधिक खर्च तो नहीं कर दिया गया है, दूसरा एग्जामिनेशन हो गया। तीसरा, कि जो भी व्यय किया गया है उसमें विवेक से व्यय किया गया या नहीं किया गया है, उस विवेक की भी जांच करता है वह। और चौथी बात कि जो भी खर्च किया गया है उसमें कार्यकुशलता है या नहीं, मितव्ययिता है या नहीं, एफिशिएंट एक्सपेंडिचर और इकोनॉमिक है गवर्नमेंट या नहीं, अर्थात मितव्ययितापूर्ण है या नहीं, कहीं कहीं फिजूल खर्ची, ओवर एक्सपेंसेस तो नहीं किया गया है। अब CAG का जो रिपोर्ट है वह रिपोर्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास CAG सबमिट करता है, जिसको इमीडिएटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट में प्रेजेंट करता है और पार्लियामेंट जो है वह उसे रेफर कर देती है पब्लिक अकाउंट कमेटी को और पब्लिक अकाउंट कमेटी वह एग्जामिन करता है। महत्वपूर्ण यह है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी को उसके एग्जामिनेशन में CAG असिस्ट करता है, हेल्प करता है और इसीलिए कहा जाता है कि CAG जो है वह आईज है पब्लिक अकाउंट कमेटी का, CAG नोज है पब्लिक अकाउंट कमेटी का और CAG ईयर है पब्लिक अकाउंट कमेटी का। अर्थात पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति CAG की आंख, कान और नाक से रिपोर्ट का परीक्षण करता है। कहा गया कि CAG जो है वह पब्लिक अकाउंट कमेटी का फ्रेंड है, फिलॉसफर है और गाइडलाइन भी है। वह मित्र है, सलाहकार है और वह उसका दार्शनिक भी है। इस तरीके से आपको पब्लिक अकाउंट कमेटी को ध्यान में रखना है। और कहते हैं कि जिस तरह से यू कैन से दैट डॉली एंड रूनी इज ट्विन सिस्टर्स, उसी तरह से पब्लिक अकाउंट कमेटी एंड एस्टीमेट कमेटी कंसीडर्ड एज ट्विन सिस्टर्स।
आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा कि पीएसी कौन है और एस्टीमेट कमेटी कौन है, अकॉर्डिंगली आपका नामाकरण होगा। लोक लेखा समिति और एस्टीमेट कमेटी दोनों को जुर्मा बहन कहा गया है। आप पूछेंगे कि भाई क्यों नहीं कहा गया सर? शिवम का इंपॉर्टेंट क्लेम हो सकता है। इसीलिए क्योंकि अगर घर में आपके बहन होगी तो आप इस बात को जानते हैं कि बहन जो है वह सीबीआई से भी बड़ा सीबीआई है। पीछे लगी रहेगी कि आखिर कहां पर क्या गलतियां, कहां पर क्या इरेगुलरिटीज हो रही है। अकॉर्डिंगली रिपोर्टिंग जो है वह मम्मी पापा को मिलता रहता होगा। ऐसा है या नहीं है? तो सीएजी सॉरी पब्लिक अकाउंट कमेटी और एस्टीमेट कमेटी क्या है? भाई नहीं है, बहन है। क्योंकि बहन जो है वो बिल्कुल कुत्ते की तरह। कुत्ता क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कुत्ते की जो नाक होती है वो जहां भी गलतियां होती हैं उसको वो सूंघ लेता है। वॉच डॉग कहते हैं ना किसी भी एजेंसी को भी। जैसे सीबीआई क्या है? वॉच डॉग है। लोकपाल क्या है? वॉच डॉग है। उसी तरह से घरों में जो सिस्टर्स हैं वो क्या है? वॉच डॉग हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट। देखिए लोकतंत्र में जिस तरह से सीबीआई है, लोकपाल है या सीबीजी है, केंद्रीय सतर्कता आयोग है, जहां कहीं भी अनियमितता होगी, भ्रष्टाचार होगा, वो सूंघ लेगा, तो उसको कहते हैं वॉच डॉग। उसी तरह से सिस्टर्स कंसीडर्ड लाइक वॉच डॉग ऑफ द हाउस। ठीक है? तो ये क्या है? ट्विन सिस्टर्स है। इस बात को अगर समझ गए होंगे तो मैं अब आपको बतलाता हूं कि कैसे ये ट्विन सिस्टर्स है। इसका काम क्या है? खर्च में हुई अनियमितता का परीक्षण करना। किसका परीक्षण करता है यह? इसी अनुमान का तो परीक्षण करता है नहीं। अर्थात अनुमान क्या है? बजट है। जब वह पास हो जाता है तो अनुमान नहीं रहता है। जब पास हो गया तो इसके अनुरूप पास होने के बाद जैसा कि बजट में था वैसा ही खर्च हुआ या नहीं, यही सीएजी जांच करेगा। और उसी जांच को फिर पब्लिक अकाउंट कमेटी भी एग्जामिन करेगा। और यह है अनुमान समिति। अर्थात सरकार जो अनुमान प्रस्तुत करती है उसे बहुत ही बेहतर रूपों में कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है ताकि प्रशासनिक कार्यकुशलता और मितव्ययिता की स्थापना हो सके। अनुमान को प्रस्तुत करने का सबसे बेहतर तरीका क्या होना चाहिए? तो जब तक यह बेहतर तरीका अनुमान को प्रस्तुत करने का जो बेस्ट वे है, जो बेस्ट मेथड है, उसको प्रेजेंट एस्टीमेट कमेटी करता है। जितना बेस्ट मेथड रहेगा एस्टीमेट को प्रेजेंट करने का, उतना ही एफिशिएंसी प्रशासन में लाया जा सकता है और इकोनॉमी भी लाया जा सकता है प्रशासन में। अर्थात उतनी ही कार्यकुशलता और उतनी ही मितव्ययिता प्रशासन में लाया जा सकता है। और फिर सीएजी के द्वारा फिर इसका एग्जामिन भी बेटर तरीके से किया जा सकता है। यह जितना स्पष्ट होगा हमारा एस्टीमेट को प्रेजेंट करना, उतना ज्यादा बेटर कंट्रोल एस्टेब्लिश्ड होगा ना। अगर यहीं पर गड़बड़ घोटाला कर देंगे तो यहां पर एग्जामिनेशन नहीं हो पाएगा। इसीलिए जितना बेस्ट ये होगा उतना ही अच्छा ये एग्जामिनेशन होगा। इसलिए दोनों आपस में एक दूसरे से संबंधित है। क्लियर है? एक बात और, अब यदि एस्टीमेट कमेटी की बात करते हैं तो एस्टीमेट कमेटी जो है उसे लोकसभा की समिति कहा जाता है। यह क्या है? लोकसभा की समिति है। कमिटी ऑफ द लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल।
इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं और सभी लोकसभा से आते हैं। लोकसभा की सबसे बड़ी समिति है यह। लोकसभा की सबसे बड़ी समिति है यह। Estimate committee is committee of House of People. There is 30 members, all comes from Lok Sabha, and it considered as biggest committee of Lok Sabha. इतनी बातें क्लियर है? कार्य आपको पता है, हमने अभी अभी बता दिया। अब आते हैं पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी पर। पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, सार्वजनिक उपक्रम समिति। टोटल 22 मेंबर्स होते हैं। ट्वेंटी मेंबर्स हैं। 15 फ्रॉम लोकसभा, 7 फ्रॉम राज्यसभा। सार्वजनिक उपक्रम समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। 15 लोकसभा से आते हैं, 7 राज्यसभा से आते हैं। चेयरमैन, इलेक्शन, टेन्योर। चेयरमैन अपॉइंटेड बाय स्पीकर, अर्थात सार्वजनिक उपक्रम समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति सदस्यों के बीच में से लोकसभा अध्यक्ष करता है। इलेक्शन अर्थात निर्वाचन, सेम एज पब्लिक अकाउंट कमिटी। टेन्योर 1 ईयर। लगभग सभी समितियों का टेन्योर एडहॉक कमिटीज को छोड़कर, जो समय समय पर विशेष मुद्दों पर बनाए जाते हैं उसको छोड़कर, लगभग सबका टेन्योर 1 ईयर ही होता है। फंक्शंस सेम एज पीएसी। ये समझ में आया या नहीं? अर्थात पब्लिक अंडरटेकिंग्स पर, सार्वजनिक उपक्रमों पर सीएजी के रिपोर्ट की जांच करना, तो सेम एज पीएसी हो गया। एक बात और भी ध्यान में रखिएगा, जनरली पार्लियामेंट्री कमिटीज not examines the policy issues of the government। अर्थात संसदीय समिति सामान्यतः सरकार के नीतियों की जांच नहीं करती है। क्लियर है मेरी बात? संसदीय समितियां सामान्यतः सरकार के नीतियों की जांच नहीं करती है। अब आते हैं लास्ट इकोनॉमिक कमिटीज है, जिसके विषय में रिकमेंडेशन 1989 में आया, लेकिन इसकी स्थापना जो है 1993 में की गई है।
इसको हम लोग कहते हैं डिपार्टमेंटल कमिटीज। विभागीय समितियां। टोटल numbers of departmental committees is 17 in 1993. In 2004, the total numbers of departmental committees increased from 17 to 24। तो 7 और समितियों को बना दिया गया। विभागीय समितियां जो हैं, इन्हें 1993 में सबसे पहले गठित किया गया था। तब इनकी संख्या 17 हुआ करती थी। 2004 में इनकी संख्या को बढ़ाकर 24 कर दिया गया। क्लियर है? अर्थात 7 और समितिज बढ़ गई। 17 पहले था, 7 और बढ़ गई। विभागीय समितियों में टोटल 31 मेंबर्स होते हैं। ट्वेंटी फ्रॉम लोकसभा एंड 10 फ्रॉम राज्यसभा। इस तरह से वर्तमान में विभागीय समितियां सबसे बड़ी समितियां हैं संसद की। एक बात ऐसे ही ध्यान में रखिएगा, विभागीय समितियों में, प्रत्येक विभागीय समितियों में 31 मेंबर्स होते हैं। SC STs कमेटी में 31 मेंबर्स होते हैं। विमेन एम्पावरमेंट कमिटीज में भी 31 मेंबर्स होते हैं। ठीक है ना? तो विभागीय समितियां, अनुसूचित जाति व जनजातीय समितियां तथा महिला सशक्तिकरण समिति, सब में 31 मेंबर्स होता है। इस तरह से ये पार्लियामेंट की सबसे बिगेस्ट कमिटीज के रूप में है। इसे मैं इसलिए बिगेस्ट कह रहा हूं चूंकि इसकी संख्या 24 है। दैट मीन्स 24 मल्टीप्लाइड बाय 31 कितना हो गया? सीसेट आप लोग पढ़ रहे हैं। सेवन डबल फोर। पार्लियामेंट में टोटल मेंबर्स कितने हैं? 790। इस प्रकार से प्रत्येक विभागीय समिति में लगभग किसी न किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का पार्टिसिपेशन रहता ही रहता है। और भी कमिटीज हैं हमारे पास, अर्थात किसी न किसी कमिटीज में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वर्क करते ही रहते हैं। ठीक है ना? ये मैं आपको इसलिए बता रहा था ताकि आपको थोड़ा सा लगे कि हां, इसमें कुछ को ही सदस्य नहीं बनाया जाता है। लगभग हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को किसी न किसी कमिटीज में डाल करके उनको फिर वर्ष भर जो है वह काम में इंगेज्ड रखते हैं। इतनी बात क्लियर है? सर, जो जैसे 31 मेंबर्स हैं, तो ये सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, फिर जैसे आपने बोला स्पेशलिस्ट भी होते हैं इसमें, तो वो मतलब एडवाइस नहीं समझे बात आप। इसका मतलब बात ही नहीं समझे, बड़ी गड़बड़ घोटाला हो गई। हमने कहा कि ये स्पेशलिस्ट होते हैं। तो मान लीजिए कि आप इंजीनियर हैं, अब मानना क्या ऑलरेडी हैं,
लेकिन अभी पिछले 15 दिनों से आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है ना, ठीक है, ज्योग्राफी भी पढ़ रहे हैं तो समझ में आ रहा है। तो कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर एक साल एक ही विषय को एग्जामिन करेगा तो वो स्पेशलिस्ट नहीं हो जाएगा है? ये बात मैं कह रहा हूं। प्लस इनको असिस्ट करने के लिए ऑफिशियल्स भी होते हैं। अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है तो उनको समन करके बुलाइए, कहिए कि भाई क्लियर करो, तो फिर समझ में आ जाएगा। ये बात मैं कह रहा हूं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि विभागीय समितियों का कार्य क्या है। देखिए, भारत सरकार के अंतर्गत 59 मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट्स हैं और 24 डिपार्टमेंटल कमिटीज हैं हमारे पास। इसका मतलब यह है कि साइक्लिक सिस्टम पर जो है ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज को एक साल के लिए स्टडी में ले लेती हैं। मान लीजिए कि इस साल 24 डिपार्टमेंट्स या मिनिस्ट्रीज को हमने अपने स्टडी के अंतर्गत ले लिया। नेक्स्ट ईयर जो है नेक्स्ट 24 को ले लेंगे, नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट 24 को ले लेंगे, साइक्लिक सिस्टम पे वर्क करते रहेंगे। अर्थात 3 साल के अंदर ही सारे के सारे मंत्रालय डिपार्टमेंटल कमिटीज के निगरानी में आ जाएंगे, सुपरविजन में आ जाएंगे और उसके स्टडी के अंतर्गत आ जाएंगे। और लगभग 2 ही साल में लगभग जो मंत्रालय हैं वो आ जाएंगे। इनका काम क्या है? सबसे बड़ा काम क्या है? तो इनका सबसे बड़ा काम यह है कि जब हम आगे पार्लियामेंट में ही बजट आपको बताएंगे तो बजट को पास करने में कुछ लिमिटेशंस है। अर्थात भारत सरकार की जो कुल मांग बजट में प्रस्तुत की जाती है वह 143 डिमांड्स है और उस 143 डिमांड्स को कितने दिनों में पास कराना होता है? 24 डेज में, है ना। और जो लास्ट डेज है उस दिन क्या होता है कि जो भी गवर्नमेंट के डिमांड्स हैं उसको विदाउट एनी डिस्कशन हम पास कर देते हैं। अर्थात 24 दिन में 143 डिमांड्स पर डिस्कशन कर पाना संभव नहीं है। इवन हो सकता है कोई एक ही डिमांड ऐसा हो जिस पर डिस्कशन 3-4 दिन लगे, तो हम 143 डिमांड्स पर डिस्कशन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सरकार ने जो भी मांग की है वो सब पारित हो जाता है। तो जो सरकार की मांग है, जिसको अनुदान की मांग कहते हैं, वोट फॉर डिमांड, एक होता है ना अनुदान की मांग, तो सरकार की मांग का अध्ययन करना इन डिटेल इनका काम है, विभागीय समितियों का काम है, पहला काम। दूसरा, किसी मंत्रालय जो उसके अध्ययन के अंतर्गत इस वर्ष में शामिल हुआ हो, उस मंत्रालय के गतिविधियों, निर्णयों, उसकी भूमिका पर वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना। मतलब एक मंत्रालय के द्वारा वर्ष भर में जो कार्य किया गया है उस पर वार्षिक रिपोर्ट तय करना, और विभिन्न मंत्रालयों के द्वारा संसद के समक्ष जो मांग प्रस्तुत किए गए हैं उस मांग का डिटेल एग्जामिनेशन करना कि वो कितना गलत था, कितना सही था। इस तरह से कहते हैं कि डिपार्टमेंटल कमिटी जो है वो बहुत ही डिटेल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्क्रूटनी करता है, बजट का स्क्रूटनी करता है, और किसी भी डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज के ओवरऑल एक्टिविटीज को एग्जामिन करता है और उससे संबंधित रिपोर्ट पार्लियामेंट में प्रेजेंट करता है। दैट मीन्स कि डिपार्टमेंटल कमिटीज बहुत ही इन डिटेल कंट्रोल को एस्टेब्लिश करता है। अर्थात विभागीय समितियों के माध्यम से सरकार के ऊपर संसद का विस्तृत नियंत्रण स्थापित होता है। क्लियर है मेरी बात? इस तरह से आप लोग इसको कॉन्सेप्चुलाइज कर सकते हैं। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थोड़ी बहुत कमिटीज और भी है जिस पर हम नेक्स्ट मंडे में बातचीत करते हैं।